नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप देखना शुरू कर चुके हैं समाचारों का बुलेटिन। मैं हूं लाल चंद्र सिंह। देखेंगे देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें, लेकिन सबसे पहले इस समय की हेडलाइंस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया जीनोम इंडिया डेटा का अनावरण। भारत की जैविक विविधता को समझने और उसका विस्तृत डेटा तैयार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल। प्रधानमंत्री ने किया भुवनेश्वर में 18वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का उद्घाटन। संबोधन में कहा, आज का भारत अपनी बात भी रखता है और ग्लोबल साउथ की आवाज भी उठाता है। भविष्य युद्ध में नहीं है बल्कि बुद्ध में है। दिल्ली चुनाव में गरमाया जाट समुदाय को केंद्रीय ओबीसी सूची में शामिल करने का मुद्दा। भाजपा ने केजरीवाल पर साधा निशाना। पूछा, अगर जाट समुदाय की है फिक्र तो आप सरकार ने क्यों पेश नहीं किया प्रस्ताव। दिव्य महाकुंभ की भव्य तैयारी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 2 दिवसीय दौरे पर प्रयागराज पहुंचे। संगम घाट पर चल रही महाकुंभ की तैयारियों की ली जानकारी। और तिरुपति मंदिर में भगदड़ में 5 लोगों की मौत। मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने घटनास्थल और अस्पताल का किया दौरा और स्थिति का लिया जायजा। मृतकों के परिजनों को दिया जाएगा 25 लाख रुपए का मुआवजा। तो हेडलाइंस के बाद अब देखते हैं खबरों को विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट पर देश को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि आज भारत ने रिसर्च की दुनिया में बहुत ही ऐतिहासिक कदम उठाया है। 5 साल पहले जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट को स्वीकृत किया गया था। इस बीच कोविड की चुनौतियों के बावजूद हमारे वैज्ञानिकों ने बहुत ही मेहनत से इस प्रोजेक्ट को पूरा किया है। पीएम ने कहा कि इस प्रोजेक्ट में देश की अलग अलग आबादियों से जुड़े 10,000 लोगों की जीनोम सीक्वेंसिंग की गई है। जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट भारत की बायोटेक्नोलॉजी रिवॉल्यूशन का एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। मुझे बताया गया है कि इस प्रोजेक्ट की मदद से हम देश में एक डाइवर्स जेनेटिक रिसोर्स बनाने में सफल हुए हैं। इस प्रोजेक्ट के तहत देश में अलग अलग आबादियों से जुड़े 10,000 लोगों की जीनोम सीक्वेंसिंग की गई है। अब ये डेटा हमारे वैज्ञानिकों को, रिसर्चर्स को उपलब्ध होने जा रहा है। इससे हमारे स्कॉलर्स को, हमारे साइंटिस्ट को भारत का जेनेटिक लैंडस्केप समझने में बहुत बड़ी मदद मिलेगी। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि बायो इकोनॉमी सतत विकास को गति देने के साथ ही नवोन्मेष को बढ़ावा देती है। पीएम ने कहा कि बीते 10 वर्षों में देश की बायो इकोनॉमी तेजी से आगे बढ़ी है। 21वीं सदी में बायोटेक्नोलॉजी और बायोमास का कॉम्बिनेशन बायो इकोनॉमी के रूप में विकसित भारत की बुनियाद का अहम हिस्सा है। बायो इकोनॉमी का लक्ष्य होता है नेचुरल रिसोर्सेज का सही इस्तेमाल, बायो बेस्ड प्रोडक्ट्स और सर्विसेज का प्रमोशन और इस सेक्टर में रोजगार के नए मौके बनाना। बायो इकोनॉमी सस्टेनेबल डेवलपमेंट को गति देती है, इनोवेशन को अवसर देती है। मुझे खुशी है कि बीते 10 वर्षों में देश की बायो इकोनॉमी तेजी से आगे बढ़ी है। और पीएम ने कहा कि वैश्विक संकट के समाधान के लिए दुनिया भारत की तरफ देख रही है। पीएम ने कहा कि देश में रिसर्च इकोसिस्टम का निर्माण किया जा रहा है। आज दुनिया
ग्लोबल प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस के लिए भारत की तरफ देख रही है। हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, एक अपॉर्चुनिटी भी है। इसलिए आज भारत में एक बहुत बड़े रिसर्च इकोसिस्टम का निर्माण किया जा रहा है। बीते 10 सालों में रिसर्च और इनोवेशन के लिए पढ़ाई के हर स्तर पर बहुत जोर दिया गया है। आज 10,000 से ज्यादा अटल टिंकरिंग लैब में हमारे स्टूडेंट्स हर रोज नए नए एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। नौजवानों के इनोवेटिव आइडियाज को आगे बढ़ाने के लिए पूरे देश में सैकड़ों अटल इंक्यूबेशन सेंटर बने हैं। पीएचडी के दौरान रिसर्च के लिए पीएम रिसर्च फेलोशिप स्कीम भी चलाई जा रही है। मल्टी डिसिप्लिनरी और इंटरनेशनल रिसर्च को बढ़ावा मिले, इसके लिए नेशनल रिसर्च फंड बनाया गया है। और अब बात प्रवासी भारतीय दिवस की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि साल 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने में प्रवासी भारतीयों की निर्णायक भूमिका है। पीएम ओडिशा के भुवनेश्वर में 18वें प्रवासी भारतीय दिवस का औपचारिक उद्घाटन करने के बाद सभा को संबोधित कर रहे थे। प्रधानमंत्री ने वैश्विक विकास और भारत की विकास यात्रा में प्रवासी भारतीयों की महत्वपूर्ण भूमिका की प्रशंसा की। प्रधानमंत्री मोदी ने प्रवासी भारतीयों को वैश्विक सम्मान दिलाने में भारतीय मूल्यों की भूमिका को रेखांकित किया। भारत की प्रगति की गति सारे रिकॉर्ड तोड़ रही है। आज भारत मेड इन इंडिया फाइटर जेट बना रहा है, ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट बना रहा है, और वो दिन भी दूर नहीं जब आप किसी मेड इन इंडिया प्लेन से ही प्रवासी भारतीय दिवस मनाने भारत आएंगे। 21वीं सदी भारत की सदी है, देश के युवाओं की है, स्किल की है, स्टार्टअप की है। दुनिया के अनेक देश अब भारत के स्किल्ड यूथ का दोनों हाथों से स्वागत कर रहे हैं। ऐसे में भारत सरकार का भी प्रयास है कि कोई भी भारतीय विदेश जाए तो वो बेहतरीन स्किल के साथ ही जाए। इसलिए हम अपने यूथ की लगातार स्किलिंग, रीस्किलिंग और अपस्किलिंग कर रहे हैं। ओडिशा भुवनेश्वर में शुरू हुए 18वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन के उद्घाटन सत्र में प्रधानमंत्री ने तकनीक और विकास के अलावा भारतीय विरासत और उसके ऐतिहासिक पहलू को समझने का आग्रह किया। उन्होंने एक विशेष ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। ये ट्रेन दिल्ली के निजामुद्दीन से चलेगी और देश के 17 पर्यटक, सांस्कृतिक, धार्मिक और ऐतिहासिक स्थलों के दर्शन कराएगी। इसका पूरा सफर 3 हफ्ते का होगा। प्रधानमंत्री ने एक प्रदर्शनी भी देखी जिसमें ओमान में बसे भारतीयों के दस्तावेजों को विशेष रूप से प्रदर्शित किया गया था। प्रधानमंत्री ने कुछ इसी तरह के प्रयास गिरमिटियाओं के लिए भी करने का आग्रह किया। गिरमिटिया साथियों का एक डेटाबेस क्रिएट किया जाए। वे भारत के किस किस गांव से, किस शहर से गए, इसकी पहचान हो। वे कहां कहां जाकर बसे, उन जगहों को भी आइडेंटिफाई किया जाए। उनकी लाइफ कैसी रही, उन्होंने कैसे चैलेंजेस को अपॉर्चुनिटीज में बदला, इसे सामने लाने के लिए फिल्म बन सकती है, डॉक्यूमेंट्री बन सकती है। गिरमिटिया लेगेसी पर स्टडी हो, इस पर रिसर्च हो,
इसके लिए यूनिवर्सिटी में चेयर स्थापित की जा सकती है। वैश्विक विकास में भारतीयों की भूमिका को प्रधानमंत्री ने काफी सराहा। उन्होंने कहा कि भारतीय जहां भी रहते हैं वहां लोकतांत्रिक मूल्य और समावेशी व्यवहार के साथ रहते हैं। प्रधानमंत्री ने विकसित भारत 2047 के लक्ष्य में प्रवासियों को अपना योगदान देने के लिए आमंत्रित किया। अमृतपाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और 18वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन को ओडिशा में आयोजित करने के लिए केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया। वहीं उन्होंने बताया कि उनकी ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी के साथ 73,000 करोड़ रुपए की लागत की रेल परियोजनाओं को लेकर बातचीत हुई है। बहुत ही खुशी की बात है, माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये सिलेक्शन किया कि उड़ीसा में इस बार प्रवासी भारतीय दिवस हो रहा है। साथ ही साथ बहुत आज अच्छा मौका मिला माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ डिटेल में उड़ीसा के जो रेलवे प्रोजेक्ट्स हैं 73,000 करोड़ रुपीस का इन्वेस्टमेंट रेलवे का उड़ीसा में हो रहा है, उसका डिटेल अभी 1.5 घंटे डिस्कशन हुआ, जिसमें एक एक प्रोजेक्ट के ऊपर डिटेल डिस्कशन करके कहाँ पे लैंड एक्विजिशन को एक्सपीडाइट करना है, फॉरेस्ट अप्रूवल को एक्सपीडाइट करना है। एक दो जगह माननीय मुख्यमंत्री जी का आग्रह था कि अलाइनमेंट को चेंज करने से बेटर होगा, तो वो सब सारी चर्चा हुई। और आज बहुत बड़ा फैसला लिया गया माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में कि उड़ीसा को बहुत बड़ा आईटी हब बनाएंगे। साथ ही केंद्रीय रेल मंत्री ने प्रधानमंत्री द्वारा प्रवासी भारतीय एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाने के बारे में जानकारी दी। माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक नया इनिशिएटिव लिया है जिसमें प्रवासी भारतीयों को भारत की संस्कृति के सभी क्षेत्र देखने को मिले, इसलिए एक प्रवासी भारतीयों के लिए एक प्रवासी भारतीय गौरव यात्रा आज आरंभ हुई। और उधर ओमान दौरे पर पहुंचे केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने प्रवासी भारतीय दिवस के अवसर पर प्रवासी भारतीयों से मुलाकात की। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर मुलाकात की तस्वीरें पोस्ट करते हुए उन्होंने बताया कि ओमान में भारतीय प्रवासियों के साथ एक शानदार बातचीत हुई। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि अपने संपर्क और सहभागिता को और गहरा करने को लेकर लोगों से उपयोगी बातचीत हुई। जीसीसी देशों में भारतीय प्रवासियों की जरूरतों को पूरा करने और उनके बहुमूल्य सुझावों का देश स्वागत करता है। भारत सरकार हमारे जीवंत प्रवासियों के कल्याण और भलाई के लिए प्रतिबद्ध है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि भारतीय मूल के युवा कारोबारी नेताओं को वैश्विक मंच पर अपनी पहचान बनाते देखना हमेशा उत्साहवर्धक होता है। अभी वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद लौटेंगे तो देखेंगे आज की कुछ और बड़ी खबरें। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। स्वागत है ब्रेक के बाद। आगे की बड़ी खबरों में प्रधानमंत्री ने रामायण की विरासत प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। इस प्रदर्शनी में दिखाया गया है कि किस तरह से रामायण को पूरी दुनिया ने अंगीकार किया है। तो डीडी न्यूज के संवाददाता अमृतपाल सिंह ने रामायण की विरासत प्रदर्शनी का जायजा लिया और रामायण प्रदर्शनी की क्यूरेटर सुषमा बहल से ये खास बातचीत की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को यहाँ प्रवासी भारतीय दिवस के सम्मेलन में कुछ एग्जीबिशंस का उद्घाटन किया। उनमें से एक एग्जीबिशन है विश्व रूप रामायण। रामायण का जो सीक्रेट टेक्स्ट है वो कैसे दुनिया भर में ट्रैवल किया और उसको एकत्रित किया इस एग्जीबिशन में। मेरे साथ सुषमा बहल हैं जो क्यूरेटर हैं इस एग्जीबिशन की। इनसे जानते हैं मैम क्या कॉन्सेप्ट क्या है विश्व रूप रामायण का। कॉन्सेप्ट यही है कि रामायण सिर्फ भारतीय धरोहर नहीं है, ये विश्व धरोहर बन गई है। आप देखें इस एग्जीबिशन में पेंटिंग्स हैं, डिजिटल वर्क्स हैं। दैट पेंटिंग हैज़ कम फ्रॉम इंडोनेशिया। दीज पपेट्स हैव आल्सो कम फ्रॉम Thailand, from Singapore. This work is by a young Indian artist who uses वो जो कहते हैं वेस्ट मटेरियल। ये जो किताबें हैं ये विश्व के अलग अलग देशों से आई हैं। ये ईरान से एक पर्शियन मैन्यूस्क्रिप्ट है,
18th सेंचुरी की, ये चाइनीज़ प्रोडक्शन है इन 2 डिफरेंट लैंग्वेजेस, और ये रशियन है। ये तो आप कह रही हैं कि रामायण ट्रैवल की ईरान में, चाइना में, रशिया में? हाँ जी, सब जगह गई और सब लोगों ने अपने ही तरीके से उसको अडॉप्ट किया, जो ये दिखाती है कि रामायण आज भी सारी दुनिया में फैली है और उसको रिस्पेक्ट और प्यार से लोग कैसे अपने ही कल्चर में अडॉप्ट कर रहे हैं। तो क्लियरली ये एग्जीबिशन दर्शाती है कि कैसे जब भारतीयों ने प्रवास किया सदियों पहले भी और अब भी, वो कैसे अपनी सभ्यता, अपना कल्चर, अपना धर्म उन देशों में लेके गए और वहाँ लोकल अडेप्टेशंस हुई। अब जब प्रवासी भारतीय भारत लौट रहे हैं, इस तरह की प्रवासी भारतीय दिवस जैसी कन्वेंशंस में आते हैं, वो अपना कल्चर लेके आते हैं और भारत इसी सॉफ्ट पावर को यूज़ करना चाहता है, कैपिटलाइज करना चाहता है। जो 3.5 करोड़ से ज़्यादा प्रवासी 200 देशों में रहते हैं, उनको यूज़ करके उनके टैलेंट को, उनकी स्किल्स को, भारत की जो एक छवि बाहर बनाना और दूसरा भारत की जो विकसित भारत की यात्रा है उसमें उनका योगदान लेना। कैमरामैन संजय जैना के साथ अमृतपाल सिंह, डीडी न्यूज़, भुवनेश्वर। और अब बात दिल्ली की सर्दी में गर्म राजनीति की। दिल्ली विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही राजनीतिक गहमागहमी बढ़ गई है। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल द्वारा जाटों के मुद्दे को नजरअंदाज करने को लेकर भाजपा के नेता परवेश वर्मा ने जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल ने जाट समुदाय को केंद्रीय ओबीसी सूची में शामिल करने के लिए कोई प्रस्ताव पेश नहीं किया। केंद्र सरकार की ओबीसी लिस्ट का मामला है। यहां पर मैं बताना चाहता हूं कि पहली बार जो नेशनल ओबीसी कमीशन है उसको अगर संवैधानिक दर्जा दिया तो वो प्रधानमंत्री मोदी जी ने ही दिया था 2018 में, मगर 10 साल में एक भी बार उन्होंने विधानसभा में सेंटर के पास में जाट ओबीसी लिस्ट में जाटों को डाला जाए इसका प्रस्ताव एक बार भी पास नहीं किया। कि दिल्ली की सारी देहात की सीट, चाहे वहाँ जाट रहते हैं, गुज्जर रहते हैं, राजपूत, त्यागी, यादव, सारी 36 बिरादरियों ने फैसला किया है दिल्ली देहात में कि आम आदमी पार्टी को एक भी सीट नहीं देनी है, इनके नेताओं को घुसने नहीं देना। इसी के साथ वक्त आ गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद लौटेंगे तो देखेंगे कुछ और खबरें। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। स्वागत है ब्रेक के बाद। आगे की बड़ी खबरों में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज मेघालय में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के स्वर्ण जयंती समारोह में शामिल हुए। इस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि मोदी सरकार का विशेष ध्यान पूर्वोत्तर पर है। केंद्र सरकार ने फलों, सब्जियों और फसलों में अनुसंधान कर किसानों को उचित मूल्य दिलाने, उत्पादन बढ़ाने और लागत कम करने के लिए पर्याप्त प्रावधान किए हैं। केंद्रीय मंत्री ने राज्य में विकास कार्यों के लिए मुख्यमंत्री कॉनराड संगमा की सराहना की। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि बांस की खेती में अपार संभावनाएं हैं। बांस की खेती से किसानों की आर्थिक स्थिति में सकारात्मक परिवर्तन आ सकता है। कृषि मंत्रालय आधुनिक अनुसंधान के जरिए बांस से जुड़े उद्योग की संभावनाओं का पता लगाएगा। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय जैविक उत्पादन कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस दौरान केंद्रीय उद्योग मंत्री ने देश में जैविक खेती को बढ़ावा दिए जाने पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि हमारा यह प्रयास होना चाहिए कि भारत जैविक उत्पादन में विश्व भर में अपनी पहचान कायम करे। भारत में बने हुए जैविक उत्पादन को हम विश्व भर में लेके जा सके और विश्व भर में इसकी पहचान बने, भारत की पहचान बने। और जो ताकत है भारत के किसानों की, जिस प्रकार से भारत के किसानों ने देश में हमारे खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित किया है,
मुझे पूरा विश्वास है कि ये भी जो एक नया शुरुआत हुई है जैविक खेती को बढ़ावा देने में और अधिक सरकार की तरफ से गति आई है और जिस किसान ने जैविक खेती को चुना है, मैं समझता हूं उनकी आमदनी भी बढ़ी है, उनकी डिमांड भी बढ़ी है। एक और छोटा सा ब्रेक, उसके बाद बात करेंगे महाकुंभ की। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। स्वागत है ब्रेक के बाद। अब बात महाकुंभ की। तो महाकुंभ की तैयारियां व्यापक स्तर पर जारी हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 2 दिवसीय दौरे पर प्रयागराज पहुंचे हैं। योगी ने संगम तट पर चल रही महाकुंभ की तैयारियों का जायजा लिया, साथ ही वो अखाड़ों के शिविरों में भी गए। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ किस तरह से जायजा ले रहे हैं तैयारियों का, महाकुंभ की तैयारियों का, कहीं किसी तरह की कोई कमी ना रह जाए। सनातन का महासंगम, महासमागम है ये महाकुंभ, और उसकी तैयारियों को लेकर नित्य नए प्रतिमान गढ़ रहे हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। जो पिछला 2019 का कुंभ था, पूर्ण कुंभ, उस दौरान की तैयारियों की भी काफ़ी चर्चा होती है, और इस बार तो और भी बहुत सारी चीज़ें, तकनीकों का इस्तेमाल से लेकर तमाम चीज़ें इस बार के महाकुंभ में देखने को मिल रही हैं। और इस बीच महाकुंभ को सुरक्षित बनाने के प्रयास भी निरंतर जारी हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रयागराज के चारों तरफ अभेद्य सुरक्षा घेरा बनाए जाने के निर्देश दिए थे, और इसके तहत प्रयागराज को जोड़ने वाले सभी 7 सड़क मार्गों तथा उन मार्गों पर पड़ने वाले 8 जनपदों में आने जाने वाले वाहनों, व्यक्तियों की चेकिंग, हथियारों की तलाशी किए जाने के लिए कुल 102 मोर्चे बनाए गए हैं। इसके लिए 1026 पुलिसकर्मियों, 113 होमगार्ड पीआरडी के जवान और 3 सेक्शन पीएसी को नियुक्त किया गया है। जिला प्रशासन महाकुंभ में आने वाले श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। तो बात एक और उत्सव की। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की पहली वर्षगांठ की तैयारियां भी जोर शोर से चल रही हैं। अयोध्या मंडलायुक्त गौरव दयाल ने कहा कि पहली वर्षगांठ को लेकर खास तैयारी की जा रही है। सर में श्री रामलला के मंदिर के पास भी कई कार्यक्रम प्रस्तावित हैं, उसमें हवन होंगे और वहाँ पर काफ़ी सारे कल्चर एक्टिविटीज़ को ऑर्गेनाइज किया जा रहा है अलग अलग स्थलों पे। तो उसकी तैयारी हम लोग कर रहे हैं, और मुख्य रूप से उस दिन क्राउड मैनेजमेंट एक बहुत बड़ा इशू रहेगा, क्योंकि बड़ी संख्या में लोग उस दिन आएंगे, ऐसी उम्मीद हम लोग कर रहे हैं, और कहीं कोई असुविधा ना हो, किसी को दिक्कत ना हो, उस तरह का प्लानिंग चल रही है इस समय। और प्रॉपर रूट डाइवर्जन्स किए जा रहे हैं, क्राउड मैनेजमेंट के दृष्टिगत जो बैरिकेड्स लगाए जाने हैं उनको लगाया जा रहा है, ट्रैफिक प्लान को फाइनल किया जा रहा है, इस तरह की चीज़ें कर रहे हैं। तो व्यवस्था अच्छी रहेगी और उम्मीद करते हैं कि बहुत ही सफल कार्यक्रम रहेगा। और वहीं रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की पहली वर्षगांठ की तैयारियों पर अयोध्या रेंज के आईजी प्रवीण कुमार ने कहा कि बड़ी संख्या में लोग आएंगे, और कार्यक्रम में शामिल होने वाले श्रद्धालुओं को ध्यान में रखते हुए उनकी सुरक्षा और यातायात की दृष्टि से सभी प्रबंध किए गए, और हम लगातार सतर्कता बरत रहे हैं। काफ़ी संख्या में लोग आएंगे, और जो कार्यक्रम में लोग सम्मिलित होंगे, श्रद्धालुओं को देखते हुए इसकी सुरक्षा और उनके यातायात के पॉइंट ऑफ व्यू से सभी व्यवस्थाएं की गई हैं, और हम लोग लगातार सतर्क होकर के रिहर्सल कर रहे हैं। अब बात है खास सुरक्षा की। साइबर सुरक्षा से जुड़ी चुनौतियों पर चर्चा के लिए आज नई दिल्ली में साइबर कॉम 2025 का आयोजन किया गया। इसका आयोजन फिक्की ने इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय और दूरसंचार विभाग के साथ मिलकर किया।
नेशनल साइबर सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर और भारत सरकार के विशेष सचिव लेफ्टिनेंट जनरल MU नायर ने इस मौके पर कहा कि साइबर सुरक्षा का जुड़ा मुद्दा राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। उन्होंने कहा कि साइबर अपराध का असर न केवल नागरिकों पर पड़ता है बल्कि ये उद्योगों और देश के महत्वपूर्ण इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी प्रभाव डालता है। What we as citizens normally think about cybersecurity, I know in the cyber domain is the cyber crime which we see in our day-to-day social media in our newspapers, etc. It impacts each one of us as citizens. But there's large ecosystem which we don't see, and that's when it impacts on industry, on critical infrastructure, and that's what it's not visible. Now imagine that a small vulnerability in our energy grid can actually cause a complete grid collapse. Now, these are the challenges which have an impact on national security, and that's the reason why we keep reiterating this fact that cybersecurity is an important component today of national security. It's something which we need to actually address. इसके साथ इस बुलेटिन में इतना ही। हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार।